गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं साइकोलॉजी बाय आर के सर के यूट्यूब चैनल पर मैं आर के वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे सीडीपी यानी बाल विकास। और बाल विकास में हम लोगों ने जो है बाल विकास की अवस्थाएं, इतिहास ये सब पढ़ लिए थे। हम लोग सेकेंड यूनिट में पढ़ रहे थे बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास में पहला सिद्धांत पढ़े जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, और दूसरा सिद्धांत पढ़े हमने लेव वाइगोस्की का सामाजिक अधिगम का सामाजिक विकास का सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत। देखो, नैतिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन हुआ वो जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया। कोहलबर्ग किसने किया? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब प्रश्न ये बनता है कि ये कोहलबर्ग ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? तो 1958 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1958 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और कोहलबर्ग यूएसए या अमेरिका के निवासी थे। अमेरिका के निवासी थे, यूएसए के निवासी थे कोहलबर्ग। कोहलबर्ग के गुरु का नाम क्या था? तो कोहलबर्ग के जो गुरु थे वो जीन पियाजे थे। जीन पियाजे जो है ये कोहलबर्ग के गुरु थे। कोहलबर्ग ने बताया कि जो है नैतिकता जो होती है वो आय से आती है, ना कि अवस्थाओं से। लेकिन इनके गुरु ने कहा था कि नैतिकता अवस्थाओं से होती है, इसलिए इनके गुरु जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत को अवस्थाओं में डिपेंड बांटा, जबकि लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत को अवस्थाओं में नहीं बांटा। और इन्होंने बताया कि नैतिकता जो आती है वो अवस्थाओं से नहीं आती है, बल्कि नैतिकता बालक में आय से आती है। कोहलबर्ग ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और बताया कि नैतिक विकास जो होता है वो एक सीधी रेखा में नहीं होता है, बल्कि नैतिक विकास का ये परिणाम है नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कणा में। जैसे जब कोई बालक सही और गलत में जो है किसी एक को चुनना हो, जब कोई बालक सही और सही में किसी एक को चुनना हो और गलत में किसी एक को ही चुनना हो, तो जो है वही नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कणा होती है। मान लेते हैं एग्जाम्पल तौर पे कि आपके ग्राम सभा में जो है दो व्यक्ति प्रधानी के चुनाव में खड़े हुए हैं और दोनों व्यक्ति बहुत क्रूर हैं, बहुत नालायक हैं। अब रीजन ये है कि आपके साथ समस्या इस बात की है कि अब दो में से किसी एक ही को चुनना है। तो जो है हम इसे कह सकते हैं कि जब सही और सही में चुनाव करना हो और गलत में चुनाव करना हो, वही नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कणा में कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा का। मान लेते हैं कोई बालक जो है वो जो है उसके पिताजी जो है बीमार हैं। बालक के पिताजी बीमार हैं और बालक जो है बाहर अपने घर से बाहर रह करके पढ़ाई कर रहा होगा। जब वो पढ़ाई कर रहा होगा उसको पता होता है कि जो है पिताजी बीमार हैं, वो घर से शहर से जो है घर आ जाता है और घर में उसके कोई नहीं होता है, केवल वही बालक होता है और पिता होते हैं। अब बालक के सामने ये समस्या हो जाती है, दुविधा हो जाती है कि बालक सोचता है कि घर में रह करके हम पिता की तैयारी करें या जो है हम शहर जा करके अपनी पढ़ाई पूरी करें, या एग्जाम की तैयारी करें। एग्जाम सर पे आ चुका है, हम क्या तैयारी करें, कैसे पढ़ें, या घर में रह करके पिता की सेवा करें। इसमें बालक जो है नैतिक दुविधा में फंस जाता है। यह सिद्धांत जिस व्यक्ति से प्रभावित था वो व्यक्ति का नाम था हिंज या हिंज नामक कहानी। हिंज या हिंज हिंज या हिंज या हिंज
हिंज या हिंज नामक व्यक्ति से यह सिद्धांत प्रभावित था। और हिंज या हिंज नामक व्यक्ति, इन्होंने अपने सिद्धांत में 11 कहानियों का पूर्ण रूप से जो है अध्ययन किया और 20 वर्षों तक जो है कोहल वर्ग ने अपने सिद्धांत पे बालकों पर अध्ययन करते रहे। 11 कहानियों में से ये हिंज की कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है। और हिंज की कहानी में क्या होता है समझिए। हिंज की कहानी में ये होता है कि जो है हिंज नामक जो बालक होता है, इसकी माता बहुत बीमार होती है। इसके माता को कैंसर हो जाता है और ये जो है इलाज करवाने में असमर्थ रहता है। तो जो है ये जो है अपने यार दोस्तों से, मित्र से, पास पड़ोस से जो है कुछ पैसे उधार लेकर के और जो है मेडिकल स्टोर पे जाता है दवा लेने के लिए। लेकिन तब तक मेडिकल स्टोर वाले को ये पता हो जाती है कि यही दवा जो है ये जो है कैंसर में जो है कारीगर है। जब वो ही दवा कैंसर में कारीगर है तो जो है दुकानदार जो है मेडिकल स्टोर वाला वो दवा का दाम 10 गुना बढ़ा देता है। जैसे इस समय आप देख रहे हैं कोविड का सिस्टम, ये दवा ले आओ, वो दवा ले आओ। दवा कितनी महंगी है, जो 2 रुपये की टेबलेट आती थी वो 20 रुपये की मिल रही है। मतलब वो 10 गुना दवा का दाम बढ़ा दिया। और जो है उस बालक को, जब हिंज बालक को जो है दवा नहीं दिया, बालक फिर वापस घर आता है, फिर अपने रिश्तेदारों से जो है और जो है रिक्वेस्ट करता है और कुछ पैसे लेकर के और जाता है दवा लेने के लिए। लेकिन फिर भी वो दवा का मात्र 50% ही पैसा इकट्ठा हो पाया। और दुकानदार फिर जो है वापस बालक को भेज देता है और दवा नहीं देता है। अब हिंज बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी माँ जो है जिंदगी और मौत से लड़ रही होती है। वो जो है कैंसर से पीड़ित है। अब उसके पास पैसा नहीं है, वो क्या करे, वो बहुत परेशान होता है। लेकिन दुकानदार जो है दया नहीं खाता उस पर। रात में जो है जब शाम हो जाती है, दुकानदार जो है दुकान बंद करके चला जाता है और तो जो है वही बालक जाता है और उस दुकान का ताला तोड़ करके और दवा की चोरी कर लेता है और वो दवा अपनी माता को खिला देता है और उसकी माता ठीक हो जाती है। जब यही कहानी कोहल वर्ग एक क्लास में बता रहे थे तो जो है सारे बच्चों ने ये कहा कि जो है हिंज ने सही किया, उस बालक ने सही किया, क्योंकि अगर जो दवा चोरी करना भी गलत है तो दवा का 10 गुना दाम भी बढ़ाना गलत है। इसलिए सारे बच्चों ने कहा कि सही है। लेकिन वही बात जब कोहल वर्ग ने जो है दूसरी क्लास में जाकर के बताई और बताया कि हिंज नामक जो व्यक्ति था उसने जो है रात में मेडिकल स्टोर में चोरी करके और दवा चुरा लाया था, तो सारे बच्चों ने कहा कि हिंज ने गलत किया। अब जो है कोहल वर्ग ने सोचा कि ये क्लास के बच्चे तो कह रहे हैं कि जो है हिंज ने सही किया और दूसरे क्लास के बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, कोहल वर्ग हिंज ने गलत किया। लेकिन जो बालक कह रहे थे कि जो है हिंज ने सही किया, उनको उस जो है विषय के पीछे, उस बात के पीछे उनको लॉजिक पता था, तर्क पता था। लेकिन जो लोग कह रहे थे हिंज ने गलत किया, उनको लॉजिक नहीं पता था, उनको तर्क नहीं पता था। कोहल वर्ग ने जो है का जो सिद्धांत हिंज या हिंज नामक ही व्यक्ति से प्रभावित है और कोहल वर्ग ने अपने सिद्धांत में यानी नैतिकता के 3 स्तर बताए हैं और प्रत्येक स्तर में जो है 2-2 अवस्थाएं बताई और इनका एक क्रम निश्चित होता है। कोहल वर्ग ने अपने सिद्धांत में कौन कौन से 3 स्तर बताए हैं, देखो। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर और तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इस प्रकार से जो है कोहल वर्ग ने अपने सिद्धांत को 3 भागों में 3 स्तरों में बांटा और प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं बताई। एक स्तर को हम लोग जो है पढ़ने का, समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बाल विकास आप जो है रट करके जो है आप अच्छे नंबर नहीं गेन कर सकते हैं।
केवल और केवल बाल विकास। आप समझ करके ही बेहतर नंबर इसमें गेन कर सकते हैं, इसलिए देखिए। पूर्व परंपरागत स्तर, इसे हम जो है, इसी स्तर को हम पूर्व नैतिक स्तर कहते हैं। पूर्व नैतिक स्तर, और इसी को हम पूर्व रूढ़िवादी स्तर कहते हैं। इसलिए आपको परेशान होना नहीं है, केवल समझ लीजिए। देखो, एक शब्द निकला था पूर्व परंपरागत स्तर, फिर पूर्व रूढ़, पूर्व परंपरागत, पूर्व नैतिक स्तर और पूर्व रूढ़िवादी स्तर। यानी यहाँ पे पूर्व मिला और यहाँ भी पूर्व मिला और यहाँ भी पूर्व मिला। इससे आपको एग्जाम में प्रश्न पकड़ना है। इसकी उम्र जो कोहलबर्ग ने बताई, वो जो बताई 4 से 10 वर्ष। 4 से 10 वर्ष इसकी उम्र बताई। और इसकी क्या विशेषता है, ये इसको आप समझिए। इसकी पहली विशेषता यही है कि यह नैतिकता का पहला स्तर होता है। यह नैतिकता का वह स्तर होता है जहां बालक की नैतिकता दूसरों के द्वारा तैयार की जाती है, अर्थात बालक सही गलत का निर्धारण स्वयं के मानकों द्वारा नहीं निर्धारित करता, बल्कि दूसरे जो व्यक्ति होते हैं उसकी ये नैतिकता को निर्धारित करते हैं। इसकी 2 अवस्थाएं बताई हैं। वो 2 अवस्थाएं देखो, 2 अवस्थाएं। पहली इसकी अवस्था है दंड एवं आज्ञा पालन। दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, या इसे हम लोग अनुशासन भी कह सकते हैं। अनुशासन। और दूसरी अवस्था बताई अहम केंद्रितता। अहम केंद्रितता या यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता। अभिमुखता देखो, मैंने बताया कि यहाँ पे जो है ये दंड एवं आज्ञा पालन के द्वारा जो है बालक पर अनुशासन किया जा सकता है। और दूसरा बताया है अहम केंद्रितता। अहम केंद्रितता यानी यहाँ बालक जो होता है वो स्वार्थी बच्चा होता है। स्वार्थी बच्चा, स्वार्थी बच्चा। अगर जो यहाँ पे स्वार्थी बच्चा होता है, आप इस एज में बालक होते हैं, उनको ढेर सारी आप आइसक्रीम का कटच दिखा दीजिए और फिर उससे कहिए कि जो है भैया थोड़ी दीदी को दे दो, थोड़ी पापा को दे दो, थोड़ी मम्मी को दे दो, थोड़ी चाचा को दे दो, वो बालक नहीं देगा। भले ही थोड़ी सी आइसक्रीम खाए लेकिन वो दूसरे को नहीं देगा, क्योंकि वो स्वार्थी बच्चा है, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। स्वार्थी बच्चा आइसक्रीम नहीं देगा। लेकिन दंड एवं आज्ञा पालन के द्वारा जब उसको लगेगा कि माता पिता अब मारेंगे मुझे, अब मेरे पे मार पड़ने वाली है, तब वो दूसरे को देगा। यानी माता पिता का अनुशासन व नियंत्रण होता है। भाई अगर जो है यहाँ पे बालक के माता पिता बताते हैं कि बेटा दूसरे का हिस्सा खाना गलत है, ज़्यादा आइसक्रीम खाओगे तबीयत खराब हो जाएगी, तब वो बच्चा देगा। तो जो है यहाँ तो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करता है और यहाँ पे बालक क्या करता है, दंड के द्वारा या आज्ञा पालन के द्वारा जो है बालक ये कार्य करता है। प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से कि कोहलबर्ग के किस स्तर में नैतिकता का अभाव होता है, तो कौन सा स्तर हुआ, प्रथम स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर या प्रथम स्तर। नैतिकता का अभाव होता है, क्यों? क्योंकि स्वार्थी बच्चा होता है, वो ढेर सारी आइसक्रीम दूसरे का भी हिस्सा जो है खाना चाहता है, दूसरे का खिलौना खेलना चाहता है, वो अपना खिलौना नहीं देना चाहता लेकिन दूसरे का खिलौना ले लेना चाहता है।
इसलिए यहाँ पे नैतिकता का क्या होता है, अभाव होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोहल वर्ग के किस स्तर में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, माता पिता के द्वारा बालक में नैतिकता का निर्धारण किया जाता है। बालक के स्वयं के मानक विचार कुछ नहीं होते हैं। इसी के क्रम में दूसरा स्तर देखिए, देखो दूसरा स्तर, और दूसरा स्तर है परंपरागत स्तर, रूढ़िवादी स्तर, या नैतिक स्तर। इसकी उम्र बताई है 10 से 13 वर्ष। 10 से 13 वर्ष हम ये कह सकते हैं कि यह नैतिकता का दूसरा स्तर होता है। पहला मैंने ये पढ़ा, ये पहला है नैतिकता का स्तर, ये दूसरा स्तर है, और ये तीसरा व अंतिम स्तर है। ये नैतिकता का दूसरा स्तर है। दूसरा पॉइंट इसका यह है कि बालक दूसरे के द्वारा बनाए गए नियमों को स्वयं ग्रहण करता है तथा उनका अनुपालन भी करता है। इस स्तर में भी जो है कोहल वर्ग ने 2 अवस्थाएं बताई हैं, और वो 2 अवस्थाएं देखो कौन कौन सी हैं। एक है अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अभिमुखता, अभिमुखता, या हम इसे जो है अनुकरण भी कहते हैं, अनुकरण। और दूसरा स्तर है अधिकार संरक्षण अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, या आत्मनिर्भरता। ये 2 इसके जो है अवस्थाएं बताई हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कोहल वर्ग ने अपना जो है सिद्धांत जो है 3 स्तरों में बांटा, और प्रत्येक स्तर की जो है 2-2 अवस्थाएं बताई हैं। देखो, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिमुखता, माता पिता जो है मोहल्ले के सबसे अच्छे लड़के का उदाहरण देते हैं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की में कहते हैं कि शर्मा जी के बेटे जैसा बनो, उनका बेटा देखो कितना अच्छा है, कितना पढ़ाई में बेहतर है, जो कार्य करता है उसमें बेहतर है, उनके ही बेटे जैसा बनो। और हम लोग बनने की कोशिश भी करते हैं, पढ़ते भी हैं उसी हिसाब से। अगर जो शर्मा जी का बेटा टॉप, कोई मोहल्ले का लड़का टॉप कर गया, तो हम उससे नोट्स मांगते हैं कि भैया कैसे पढ़ाई किए हो, हमें भी बताओ, हमको भी वैसे ही पढ़ाई करना है। हम कुछ दिन तक तो उसका क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, उसको देख करके सीखते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद जो है बालक सोचता है कि आत्मनिर्भर कैसे बना जाए। वो सोचता है कि अगर जो शर्मा जी का बेटा, मोहल्ले के शर्मा जी का बेटा अगर जो पुलिस वाला बन गया, तो क्या सारे बच्चे जो है पुलिस वाले बनेंगे? नहीं ना। कोई वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा, कोई लोअर पीसीएस बनेगा। यानी कोई ना कोई जो है एक दूसरे से जो है आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, क्योंकि कुछ दिन तक तो बालक अनुकरण करता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो दूसरे पर नहीं, स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की किस सिद्धांत की देन है? तो कोहल वर्ग के सिद्धांत की देन है। गुड बॉय नाइस गर्ल किसके सिद्धांत की देन है? तो कोहल वर्ग के सिद्धांत की देन है। आगे देखिए तीसरा स्तर जो है वो है
उत्तर परंपरागत स्तर, उत्तर रूढ़िवादी स्तर और उत्तर नैतिक स्तर। इसकी उम्र बताई है 13 से 16 या 17, कहीं कहीं 16 मिलता है और कहीं कहीं 17 मिलता है, इसलिए 16 और 17 आप दोनों याद कर लीजिए। ठीक, हम ये कह सकते हैं कि यह नैतिकता का सबसे अंतिम और उच्चतम स्तर है, सबसे अंतिम और उच्चतम स्तर है। इस स्तर में बालक के स्वयं के विचार, तर्क, चिंतन को भी महत्व दिया जाता है। इस स्तर में बालक पूर्णतया आंतरिक नियंत्रण में होता है, उसके विचार होते हैं, उसकी इच्छा होती है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पूर्णतया बालक अंतर्मुखी होता है, अपने विचारों को ही महत्व देता है। इसकी भी जो है 2 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता या कानून व्यवस्था। और दूसरी अवस्था बताई है सार्वभौमिक नैतिकता। सार्वभौमिक नैतिकता। सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता या कानून व्यवस्था, देखो इसमें व्यक्ति जो है केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। जैसे 2 चोर चोरी करते पकड़े गए, एक चोर ने दूसरे चोर को पकड़ा और दूसरे चोर ने पहले वाले चोर को पकड़ा। 2 चोर चोरी करते पकड़े गए तो वो आपस में अनुबंधन कर लेते हैं, सहमत कर लेते हैं। भाई अनुबंधन का मतलब ही क्या है? सहमत। आपस में सहमत कर लेते हैं कि ना तुम मेरी बताइएगा कोई बात और ना मैं आपकी कोई बात बताऊंगा। ये अनुबंधन कर लेते हैं, सहमत कर लेते हैं। लेकिन वहां पे क्या स्टाम्प पे लिखा पढ़ी होती है? नहीं होती है, केवल आपस में सहमति बन जाती है। और दूसरा है सार्वभौमिक नैतिकता। इसमें व्यक्ति सोचता है कि नहीं भैया, हमारा भला हो या ना हो, मैं दूसरे का भला जरूर चाहूंगा। मेरा भला हो या ना हो, दूसरे का भला जरूर चाहूंगा। और इस पे प्रश्न कैसे आते हैं देखिए। तो प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन कोहल वर्ग के सिद्धांत में किस स्तर को प्रतिपादित करता है? तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था वो केवल अपने लिए नहीं शुरू किया था, संपूर्ण भारत के लिए शुरू किया था। यानी अपना भला हो या ना हो, सार्वभौमिक संपूर्ण भारत का भला हो। इसलिए कौन सा स्तर होगा? उत्तर परंपरागत स्तर। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि कोहल वर्ग के किस स्तर पर व्यक्ति दूसरे का भला चाहता है? तो उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत में व्यक्ति दूसरे का भला चाहता है। आज भी देखो, कुछ हम कहते हैं कि 0.1% ऐसे राजनेता भी हैं जो उनका जमीन गवाही नहीं देता है चोरी और दलाली करना। एक ही समय कोरोना काल में एक जो है हीरो हैं, अभिनेता हैं, उन्होंने देखो कोरोना काल में लोगों की कितनी मदद की। सोनू सूद उनका नाम है। उनका जमीन नहीं गवाही दे रहा है तो उन्होंने केवल अपने लिए नहीं धन कमाया है, जनता के लिए भी कमाया है, जनता के हित के लिए भी कमाया है। जनता का ही पैसा है और कहीं न किसी माध्यम से जो है जनता पर भी जो है इस महामारी में खर्च करना चाहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि नैतिक विकास या नैतिक विकास का सिद्धांत किस व्यक्ति से प्रेरित था? तो मैंने अभी पिछला बताया था कि हिंज नामक व्यक्ति से जो है नैतिक विकास का सिद्धांत जो है प्रेरित था। यह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया। और कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे? तो ये अमेरिका के निवासी थे। ठीक, कोहलबर्ग के सिद्धांत में 2 जो है आलोचनाएं भी हुई। मैंने सिद्धांत आपको पूरा बता दिया है, इनकी आलोचनाएं बताइए कौन कौन सी हो सकती हैं।
भाई जब सिद्धांत बता दिया तो आलोचना क्या कमियां रह गई हैं, इनके सिद्धांत में क्या कमियां हैं उनको आप बताइए। पहले कमी यही है कि कोहल वर्ग ने अपने सिद्धांत में लिंग यानी जेंडर को परिभाषित नहीं किया। इन्होंने लिंग यानी जेंडर को यानी महिला और पुरुष के जो है कोई अंतर नहीं बताया, जेंडर को नहीं परिभाषित किया। और दूसरी आलोचना यह हुई कि कोहल वर्ग ने अपने सिद्धांत में संपूर्ण विश्व में नैतिकता का केवल एक ही आधार बताया। संपूर्ण विश्व में नैतिकता का एक आधार नहीं हो सकता है। आप देख रहे होंगे कि जो शहरी बालक होते हैं और कुछ ग्रामीण बालक होते हैं, जितनी जल्दी जो है शहरी बालकों में नैतिकता आ जाती है, वहाँ के वातावरण से वो नैतिक चीज़ें सीख लेते हैं, उतनी जल्दी क्या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में आ पाती है, या मलिन बस्तियों के क्षेत्र से बच्चे आ सकती है, या दूर दराज क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं जहाँ शिक्षा का अभाव है, क्या उनमें नैतिकता इतनी जल्दी आ जाती है? नहीं आ पाती है। इसलिए कोहल वर्ग के सिद्धांत में ये दो आलोचनाएं हैं। पहली आलोचना ये कि इन्होंने जेंडर को महत्व नहीं दिया है, और दूसरी आलोचना ये कि संपूर्ण विश्व में नैतिकता का केवल एक ही स्तर बताया। इस प्रकार से कोहल वर्ग का हम लोगों ने सिद्धांत पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो है वीडियो के साथ या नेक्स्ट जो है अधिगम के सिद्धांत के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, लगे रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।